इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत आज हम एटीट्यूड मेजरमेंट का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति मापन की विधियों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट और बिहेवियरल मेथड्स और दूसरा इनडायरेक्ट और साइकोलॉजिकल स्केलिंग मेथड्स। अब डायरेक्ट बिहेवियरल मेथड्स को दो भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड्स। इसी तरह इनडायरेक्ट साइकोलॉजिकल मेथड्स और स्केलिंग मेथड्स को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्केल्ड स्टेटमेंट मेथड्स, स्केल्ड रिस्पॉन्स मेथड्स और कंबाइंड मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स या व्यवहारिक विधियाँ वे विधियाँ होती हैं जिनमें व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहार का अवलोकन करके अथवा उससे सीधा प्रश्न पूछकर किया जाता है। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग और दूसरा डायरेक्ट मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग, इस विधि में किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछकर किया जाता है। इस विधि में व्यक्तियों से किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के विषय में प्रश्न पूछकर उनकी राय पूछी जाती है। यह राय अनुकूल, प्रतिकूल या अस्पष्ट हो सकती है। किसी राष्ट्रीय समस्या एवं राष्ट्रीय योजना आदि पर व्यक्तियों की राय उससे प्रत्यक्ष प्रश्न के रूप में पूछकर ही प्राप्त की जाती है। इस विधि में व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन सही रूप से तभी हो सकता है जब व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव न हो और वह स्वयं सच्चाई से प्रश्नों का उत्तर दे, और ऐसा कम ही होता है। इसलिए इस विधि से प्राप्त परिणाम सदा वैध नहीं होते। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस विधि में किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति का मापन उसकी दिनचर्या का अवलोकन करके किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति क्या व्यवहार करता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से परीक्षणकर्ता द्वारा देखा जाता है। इस अवलोकन के आधार पर व्यक्ति की अभिवृत्ति को अनुकूल, प्रतिकूल तथा अनिश्चित में बांटा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति देशभक्ति के गीत गाता है, देशभक्ति पर आधारित फिल्म देखता है और देशभक्ति प्रेरणा देने वाली पुस्तकों एवं साहित्य पढ़ता है, तो उसके इस व्यवहार को उसकी देश के प्रति निष्ठा की अभिवृत्ति परिलक्षित होती है। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति के व्यवहारों एवं कृत्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और इनके आधार पर उसकी अभिवृत्ति निश्चित करता है। अतः इससे परिणाम अधिक वैध होते हैं। परंतु इस विधि की भी सीमाएं हैं। इस विधि में परिणाम प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। यदि व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, तो हो सकता है वह अपने अवांछनीय कृत्यों को छिपाकर अच्छे कृत्यों को करने का दिखावा करे। साथ ही इस विधि में सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करना मुश्किल और कभी कभी असंभव हो जाता है, यानी इसमें हाउथॉर्न इफेक्ट भी कार्य कर सकता है। यह मनोवैज्ञानिक विधियाँ या इनडायरेक्ट विधियाँ। अभिवृत्ति मापन की व्यवहारिक विधियों की कमियों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का विकास किया। जैसे स्केल्स स्टेटमेंट मेथड्स के अंतर्गत थर्स्टन कंपैरेटिव जजमेंट मेथड्स आता है, जो 1927 में विकसित किया गया। थर्स्टन ने चूँकि सबसे पहले एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए कंपैरेटिव जजमेंट मेथड का विकास किया था, इसीलिए थर्स्टन को एटीट्यूड मेजरमेंट का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने चैप के साथ मिलकर इक्वल एपियरिंग इंटरवल मेथड्स का विकास किया। स्केल स्टेटमेंट मेथड के अंदर एक और विधि आती है, सफीर सक्सेसिव इंटरवल मेथड्स। इसके अलावा स्केल्स रिस्पॉन्स मेथड्स के अंतर्गत लिकर्ट की समेटेड रेटिंग मेथड्स आती है और कंबाइंड मेथड्स के अंतर्गत स्केल डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स ऑफ एडवर्ड एंड किलपैट्रिक आता है, जिसका विकास 1948 में किया गया था। अब पढ़ते हैं थर्स्टन की युग्म तुलना विधि, कंपैरेटिव जजमेंट मेथड्स। इस विधि में 3 मैट्रिक्स तैयार की जाती हैं, एक एफ मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स और जेड मैट्रिक्स। एफ का अर्थ है फ्रिक्वेंसी, यानी इसमें फ्रिक्वेंसीज को लिखा जाता है, किसी प्रश्न को कितनी बार पसंद या नापसंद किया गया, इसकी मैट्रिक्स तैयार की जाती है।
इसके बाद इसमें n का भाग दे देते हैं तो प्रोपोर्शनल जजमेंट प्रोपोर्शन निकल आता है, जिसको P मैट्रिक्स में रखते हैं। फिर इसको Z स्कोर में बदल देते हैं, जिससे हमें Z मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। इसके आधार पर हम एक कंटिन्यूम पर रख देते हैं। अब आते हैं थर्स्टन एवं चैप की इक्वल एपियरिंग इंटरवल मेथड्स पर। अब ये देखा गया कि पहला मेथड्स था उसमें बहुत अधिक कठिनाई आ रही थी। जब इसमें बहुत अधिक कथन ले लिए जाती थी तो इसमें जोड़े बनाना असंभव हो जा रहा था, जिससे एफ मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स और जेड मैट्रिक्स बनाने में कठिनाई हो रही थी। समय और श्रम भी अधिक रख रहा था, साथ ही साथ गणना संबंधी त्रुटियां भी हो रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए थर्स्टन और चैप ने मिलकर एक नए स्टेटमेंट मेथड्स का उपयोग किया, विकास किया, जिसमें 11 श्रेणियाँ होती हैं। अब इसके विकास के पद क्या क्या है? सर्वप्रथम बड़ी संख्या में आवृत्ति कथनों को तैयार किया जाता है। इसके बाद संपादित कथनों को विशेषज्ञों की सहायता से इसके द्वारा आवृत्ति को व्यक्त करने की सीमा के आधार पर 11 श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। 11 श्रेणियाँ मनोवैज्ञानिक सातत्व यानी साइकोलॉजिकल कंटिन्यूम पर लगभग समान अंतराल पर स्थित होती हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ABCDEFGHIJK, जिसमें A सबसे प्रतिकूल प्रविष्टि होती है, F न्यूट्रल होती है और K सबसे अनुकूल अभिवृत्ति होती है। इसके बाद कथनों को विशेषज्ञों द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन की गणना की जाती है। मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन यह बताता है कि किसी कथन पर विशेषज्ञों के निर्णय में परस्पर कितना अंतर है। जिन कथनों पर विचलन कम होता है उन कथनों पर विशेषज्ञ अधिक सहमत होते हैं। अगले स्टेप में मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन को दृष्टिगत रखते हुए आवृत्ति मापनी के लिए मापनी मूल्यों का इस प्रकार चयन किया जाता है कि चयनित प्रश्नों की मापनी मूल्य संपूर्ण सातत्य में लगभग समान अंतराल पर वितरित हों तथा उनका क्वार्टाइल डेविएशन यथासंभव कम हो। इसके बाद चयनित कथनों को रैंडम ऑर्डर में क्रमबद्ध करके आवृत्ति मापनी का अंतिम रूप तैयार कर लिया जाता है। अगले में इस प्रकार तैयार आवृत्ति मापनी को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह पर की अभिवृत्ति मापने के लिए उस पर प्रशासित किया जाता है तथा उसके कथनों पर प्राप्त सहमति या असहमति ज्ञात की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा जिन कथनों में सहमति प्रकट की जाती हो उन कथनों को के मापनी मूल्यों का मध्यमान ज्ञात किया जाता है। यह मध्यमान ही उस व्यक्ति की अभिवृत्ति प्राप्तांक होता है। अब आते हैं लिकर्ट की मेथड्स ऑफ समेटिक रेटिंग योग निर्धारण विधि पर। थर्स्टन के द्वारा प्रयोग में लाई गई दोनों विधियों में सर्वप्रथम कथनों को विशेषज्ञों की राय से इन्हें परिभाषित किया जाता है। तत्पश्चात एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर आवृत्ति मापनी का निर्माण एवं उसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवृत्ति का मापन किया जाता है। लिकर्ट ने आवृत्ति मापनी के निर्माण एवं उससे आवृत्ति के मापने के लिए एक नवीन पद्धति को जन्म दिया। यह पद्धति सरल एवं स्पष्ट प्रक्रिया पर आधारित है। इस पद्धति या विधि का नाम योग निर्धारण विधि है। इस विधि में आवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए कथनों का चयन पद विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, जिसका अध्ययन हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट में कर चुके हैं। अब इसमें क्या क्या करते हैं देखिए। सर्वप्रथम किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति आवृत्ति का मापन किया जाता है, उसके प्रति अनुकूल एवं प्रतिकूल 50 से 60 कथनों का निर्माण किया जाता है। बाद अनुकूल एवं प्रतिकूल कथनों पर अनुक्रिया अंक प्रदान करने के लिए प्रत्येक कथन के लिए 5 प्रतिक्रियाएं अत्यधिक सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और अत्यधिक असहमत तय की जाती है। इन प्रक्रियाओं में से जब कोई व्यक्ति एक का चयन करता है तो उसे अंक प्रदान करने के लिए अनुकूल कथनों पर 4, 3, 2, 1, 0 अंक, क्रमशः ऊपर वर्णित 5 प्रतिक्रियाओं के लिए निर्धारित अंकों में से का अंक दिया जाता है। प्रतिकूल कथनों के लिए अंक भार बदल दिया जाता है, अर्थात प्रतिकूल कथनों के लिए अत्यधिक सहमत प्रतिक्रिया पर 0 अंक, सहमत प्रतिक्रिया पर 1 अंक, अनिश्चित, सहमत और अत्यधिक सहमत प्रतिक्रियाओं पर क्रमशः 2, 3, 4 अंक प्रदान किए जाते हैं। उन व्यक्तियों जिनकी आवृत्ति मापन करने के लिए मापनी तैयार की जा रही है कि किसी बड़े प्रतिदर्श पर मापनी को प्रशासित किया जाता है। प्रत्येक
व्यक्ति के लिए प्रत्येक कथन पर अपनी राय निर्धारित प्रतिक्रियाओं में से एक पर देने के लिए कहा जाता है। व्यक्तियों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को धनात्मक कथनों के लिए 0, 1, 2, 3, 4 एवं ऋणात्मक कथनों के लिए 4, 3, 2, 1, 0 अंकन प्रणाली से अंक प्रदान किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी कथनों पर प्राप्तांकों का योग आवृत्ति प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। उत्तर पत्रकों की कुल प्राप्तांकों के आधार पर घटते क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है तथा उच्च समूह के लिए ऊपर के 27% एवं निम्न समूह के लिए 27% अंकों के समूह का चयन किया जाता है। उच्च एवं निम्न समूह के मध्य विभेदन क्षमता के आधार पर पद विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा टी का मान किया जाता है। टी मान ज्ञात करने के लिए उच्च एवं निम्न समूह के व्यक्तियों द्वारा कथनों पर प्राप्त अंकों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों की गणना की जाती है और प्रत्येक कथन के लिए उच्च एवं निम्न समूह के मध्यमानों की तुलना के लिए टी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। टी का मान ज्ञात करने पर सार्थकता का मान ज्ञात करके विभेदन क्षमता को पता कर लेते हैं। टी के सार्थक मान के आधार पर सार्थक मान वाले 30 से 40 कथनों का चयन किया जाता है। कथनों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनमें से कुछ कथन धनात्मक और कुछ ऋणात्मक हों। चयनित कथनों को रैंडम ऑर्डर में व्यवस्थित करके आवृत्ति मापनी को अंतिम रूप तैयार कर लिया जाता है। आवृत्ति मापनी का अंतिम प्रारूप तैयार करने के पश्चात मापनी की विश्वसनीयता वैधता टेस्ट रिटेस्ट मेथड और स्प्लिट ऑफ मेथड से ज्ञात की जाती है। इस प्रकार तैयार आवृत्ति मापनी को उन व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाता है जिनकी आवृत्ति का मापन करना है। मापनी के विभिन्न कथनों पर व्यक्तियों के प्राप्तांक ऊपर वर्णित अंकन प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सभी कथनों पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्तांक ही उस व्यक्ति की आवृत्ति को इंगित करता है। मापनी पर प्राप्त प्राप्तांकों की व्याख्या के लिए उन्हें मानकीकृत प्राप्तांकों अर्थात टी प्राप्तांक अथवा परसेंटाइल में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसके लिए निर्माता कंजर्वेशन टेबल भी तैयार करता है। ये तीनों विधि सबसे महत्वपूर्ण थी। अब थोड़ा सा अन्य विधियों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। सफ़र की क्रमबद्ध अंतर विधि। सफ़र द्वारा विकसित क्रमबद्ध अंतर विधि थर्स्टन एवं चैप की अंतर समदृष्टि अंतर विधि का ही एक संशोधित रूप है। अपनी मापनी में कथनों में केवल एक व्यक्ति के निर्णय की आवश्यकता होती है, अतः जब प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है तो यह विधि उपयुक्त होती है। इस विधि में सर्वप्रथम साइकोलॉजिकल कंटिन्यूम का निश्चय किया जाता है। इस विधि में 11 बिंदु, 9 बिंदु या 7 बिंदु वाला मनोवैज्ञानिक सातत्य की विभिन्न श्रेणियों में क्रमबद्ध करने के पश्चात संचयी अनुपातों की सहायता से कथनों की मापनी मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। इसके पश्चात समदृष्टि अंतर विधि अपनाई जाती है। प्रक्रिया की उपरोक्त कथनों का चयन कर आवृत्ति मापनी तैयार कर ली जाती है। यह आवृत्ति मापनी का प्रयोग आवृत्ति के मापन के लिए किया जाता है। इसके शासन एवं अंकन की विधि वही होती है जो समदृष्टि अंतर की विधि में अपनाई जाती है। आते हैं गटमैन स्केलिंग मेथड यानी गटमैन का स्केलोग्राम मेथड्स। यह विधि अन्य विधियों से सर्वथा भिन्न विधि है। इस विधि का द्वारा निर्मित आवृत्ति मापनी में सामान्य विषय वस्तु संबंधित कथन जोड़ों के रूप में होते हैं। इनमें व्यक्ति के जितने अंक आवृत्ति के रूप में अधिक होते हैं वह व्यक्ति अन्य की तुलना में उतने ही अनुकूल प्रत्युत्तर देगा। वास्तव में यह विधि आवृत्ति मापनी तैयार करने की न होकर आवृत्ति मापनी के मूल्यांकन की एक विधि है। मापनी भेद बोधक विधि स्केल डिस्क्रिमिनेशन तकनीक। इस विधि का विकास एडवर्ड तथा किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। इसमें समस्त विधियों की विशेषताओं का समावेश किया गया है। इस विधि द्वारा आवृत्ति मापनी तैयार करने के लिए निम्नलिखित सोपान अपनाए जाते हैं। सर्वप्रथम किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु जिसके प्रति आवृत्ति का मापन करना है से संबंधित कथनों की अत्यधिक संख्या में रचना या एकत्रित कर उनका संपादन किया जाता है। फिर समदृष्टि मापन विधि के अनुसार कथनों की मापनी तथा क्यू मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन से अधिक क्यू वाले लगभग 50% कथनों को निरस्त कर दिया जाता है। शेष 50% कथनों को विश्लेषण के लिए रखा जाता है। इसके पश्चात 50% चयनित कथनों को लिकर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। कथनों को 5 के स्थान पर 6 श्रेणियों पूर्णतः सहमत, सहमत, कम सहमत, कम असहमत, असहमत, पूर्णतः असहमत में विभक्त किया जाता है। इसकी अंकन प्रणाली भी लिकर्ट के समान 0, 1, 2, 3, 4, 5
तय की जाती है। इन कथनों के रूप में प्राप्त कथनों को व्यक्ति के एक बड़े समूह पर प्रशासित किया जाता है तथा प्रत्येक कथन पर पद विश्लेषण प्रक्रिया से विभेदक क्षमता ज्ञात की जाती है। एडवर्ड और क्लिपैटिक के विभेदक क्षमता ज्ञात करने के लिए फाई गुणांक का प्रयोग किया जाता है। फाई गुणांक ज्ञात करने के लिए पद विश्लेषण में 27% उच्च और निम्न समूह के व्यक्तियों का चयन किया जाता है और इसके बाद फाई गुणांक ज्ञात कर लिया जाता है। फाई गुणांक के आधार पर एवं थर्स्टन विधि के द्वारा ज्ञात मापनीय मूल्यों को दृष्टिगत रखकर कथनों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। इस प्रकार से चयनित कथनों को उसके थर्स्टन मापनीय मूल्यों के क्रम में व्यवस्थित कर आवृत्ति मापनी का रूप प्रदान किया जाता है। आवृत्ति मापनी प्रयोज्यों पर प्रशासित की जाती है। इस प्रकार में मापनी को प्रत्येक कथन पर अपनी सहमति या असहमति को 2 प्रतिक्रियाओं के रूप में देनी होती हैं। सहमति के लिए 1 अंक, असहमति के लिए 0 अंक प्रदान किया जाता है। किसी कथन पर प्रतिक्रियाओं का अंकन करने के लिए फाई गुणांक ज्ञात करते समय बनाई गई प्रतिक्रिया वर्गों के अनुरूप निम्न वर्ग के लिए 0, उच्च वर्ग के लिए 1 अंक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। यदि आपके दोस्त इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।